हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू एनिमे जिसका नेम है दान दा दान। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को एपिसोड नंबर 1 के साथ। कहानी की शुरुआत होती है मोमो अयासे नाम की एक लड़की से, जो कि अपने बॉयफ्रेंड से परेशान हो चुकी है क्योंकि वो 1 नंबर का लीचर है। वो डेट पर जाने के लिए भी मोमो से पैसे मांगता है और जब मोमो मना करती है तो रोज से लव होटल ले जाने को बोलता है, लेकिन उसके पैसे भी मोमो को ही देने पड़ेंगे। अब ये बात सुन मोमो गुस्सा हो जाती है पर उसे खींच कर एक लात मारती है, पर उसके सामने वो काफी कमजोर थी तो वो लड़का मोमो को ही नीचे गिरा देता है और उससे ब्रेकअप करके चला जाता है। मोमो अब ये बात अपनी सहेलियों को बताती है, जो कहती हैं कि अच्छा हुआ वो लड़का 1 नंबर का हरामी था, पता नहीं मोमो ने उसमें क्या देखा। जिस पर मोमो कहती है कि रोज के फेवरेट एक्टर केन ताकाकुरा जैसा दिखता है और उसे हत्या करते मर्द टाइप लड़के ही पसंद आते हैं। जिस पर उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि इस तरह के लड़के तो अब बिकना ही बंद हो गए हैं। मोमो अब काफी उदास थी और सोच रही थी कि पता नहीं कब उसे केन ताकाकुरा जैसा मर्द मिलेगा। तभी उसकी नजर एक क्लास में जाती है जहाँ के लड़के इस चश्मिश लड़के को परेशान कर रहे थे और उस पे कागज फेंक रहे थे और वो बस अपनी मैगजीन पढ़ रहा था। मोमो को ये देख अच्छा नहीं लगता। वो उस लड़के की बेंच पर जाकर बैठ जाती है और बाकी लड़कों को गुरूर में लगती है, जिससे वो लोग कागज फेंकना बंद कर देते हैं। मोमो कब उठकर वापस क्लास से बाहर आ जाती है और सोचती है कि वो अपना गुस्सा किस पर निकाले। तभी वो चश्मिश लड़का मोमो के पास आता है। इसे लग रहा था कि मोमो उसे लाइक करती है, इसीलिए वो उसके पास आकर बैठी थी। मोमो बोलती है कि शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है और मोमो को उसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर वो लड़का मोमो को अपनी मैगजीन के बारे में बताने लगता है कि कैसे यूएफओ और एलियंस सच में होते हैं, लेकिन सरकार इस बारे में कुछ नहीं बताती। लेकिन ऐसे कई सारे सबूत हैं जिनमें यूएफओ को देखा गया है। मोमो बोलती है कि उसे नहीं लगता कि यूएफओ या एलियंस होते हैं, नहीं उसे इनके बारे में कुछ जानना है। इतना कहकर मोमो जाने लगती है, लेकिन फिर भी वो लड़का मोमो के सामने एलियंस के बारे में बड़बड़ करने लगता है। अब मोमो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, शायद इसीलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और न ही कभी होगा। यह सुन उस लड़के को बहुत बुरा लगता है और उसके हाथ से मैगजीन गिर जाती है। मोमो को तुरंत ही एहसास होता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो उसकी मैगजीन उठाते हुए उस लड़के को सॉरी बोलती है और कहती है कि उसे नहीं लगता कि एलियंस होते हैं, पर वो मानती है कि भूत सच में होते हैं। यह सुन वो लड़का हंसने लगता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, पागल हो क्या। यह सुन मोमो उस पर बहुत भड़क जाती है। दोनों अब यार में लगते हैं। मोमो का कहना था कि भूत सच में होते हैं और एलियंस नहीं, वहीं उस लड़के का मानना है कि सिर्फ एलियंस ही असली होते हैं। उन्हें लड़ते हुए मोमो की फ्रेंड्स देख लेती हैं और उन्हें लगता है कि मोमो को अपना नया बॉयफ्रेंड मिल गया और उन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लग रही थी। मोमो अब उस लड़के को चैलेंज करती है कि वो किसी भूतिया जगह पर जाकर दिखाए, पर अगर उसे वह भूत दिखाई देता है तो वो मोमो का नौकर बन जाएगा। जिस पर वो लड़का भी कहता है कि मोमो उसकी बताई जगह पर जाकर दिखाए और अगर उसने वह एलियंस देख लिए तो मोमो को उसकी नौकर बनना होगा। दोनों को शर्त मंजूर थी। अब रात के समय मोमो नागी जनरल हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जो कि कई सालों से बंद पड़ा था। मोमो ने उस लड़के का निकनेम ओकाट कुन या ओकारुन रख दिया था। ओकारुन कॉल पर मोमो को बताता है कि ये हॉस्पिटल एलियंस का अड्डा माना जाता है। अगर वो इसकी छत पर जाएगी तो एलियंस जरूर उसे किडनैप कर लेंगे और उसकी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। मोमो पूछती है कि उसका आज तक किडनैप हुआ कि नहीं, जिस पर ओकारुन बोलता है कि हुआ होगा और शायद एलियंस ने उसकी मेमोरीज मिटा दी होंगी। ओकारुन की बातों से मोमो को साफ पता चल जाता है कि उसने खुद आज तक कोई एलियन या यूएफओ नहीं देखा। खैर, ओकारुन भी मोमो की बताई जगह पर पहुंच गया था, जो कि एक पुरानी टनल है। मोमो कहती है कि यह टनल बहुत ज्यादा भूतिया है, ऐसा उसने ऑनलाइन पढ़ा था। ओकारुन बोलता है कि वो इस टनल में जाकर साबित कर देगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था और वो गाना गाते हुए अंदर जाने लगता है। ओकारुन को भी पता चलता है कि मोमो ने खुद कभी भूत नहीं देखे। वो उस पर चिल्लाने लगता है कि जब उसने खुद कभी भूत नहीं देखा तो वो उन पे यकीन कैसे कर सकती है। जिस पर मोमो बताती है कि उसकी दादी असल में एक स्पिरिट मीडियम है, यानी कि वो आत्माओं से बात कर सकती है। मोमो को उसकी दादी नहीं पाला है क्योंकि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। जब मोमो छोटी थी तब अपने सर पे हाथ लगकर वो एक रिचुअल पोज बनाकर बाहर निकलती थी। इसके दादी का कहना था कि ऐसा करने से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। वो पोज बनाकर ही स्कूल में जाती थी और लड़के उसका मजाक
मजाक उड़ाया करते थे, बल्कि जिस लड़के को मोमो पसंद करती थी वो भी उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे मोमो को बहुत बुरा लगता है। उसे अपनी भाभी से नफरत हो जाती है और वो उन्हें बुरा भला भी कह देती है, जिसके बाद कई दिनों तक उसकी अपनी भाभी से बात नहीं होती। लेकिन बाद में मोमो को रियलाइज हुआ कि मोमो को इस बात से गुस्सा नहीं आया था कि उस लड़के ने मोमो का मजाक उड़ाया, बल्कि वो इस बात से गुस्सा थी कि उस लड़के ने उसकी दादी का मजाक उड़ाया। मोमो अपनी दादी से बहुत प्यार करती है और उसे उन पर पूरा भरोसा है, इसलिए उसे इस बात पर भी भरोसा है कि भूत होते हैं। अब वो ओकारून से पूछती है कि उसे क्यों लगता है कि एलियंस होते हैं, लेकिन ओकारून उसे कुछ नहीं बताता और बोलता है कि इसके पीछे कोई रीजन हो ऐसा जरूरी तो नहीं। सर, ओकारून को अब पैनल में होंठे पंजों के निशान दिखने लगते हैं और जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे एक डरावनी सी बुढ़िया दिखती है जो कि एक भूत है। अब ओकारून तुरंत गुफा से बाहर भागने लगता है। मोमोस की चीखें सुन कहती है कि वो भूत जरूर टर्बो ग्रैनी होगी और ऐसा कहा जाता है कि अगर वो किसी को पकड़ ले तो वो उस पर कर्स लगा देती है। ओकारून भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन टर्बो ग्रैनी उस तक पहुंच जाती है और ओकारून का कॉल कट हो जाता है। मोमो अब उसकी मदद के लिए यहाँ से निकलने लगती है, लेकिन उसे यहाँ 3 आदमी जैसे रोबोट खड़े मिलते हैं जो कि असल में एलियंस थे। मोमो दूसरी तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग तुरंत ही मोमो को पकड़कर उसके कपड़े फाड़ देते हैं। मोमो को होश आता है तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। एलियंस उसे बताते हैं कि वो लोग सर्पोयंस हैं, जो कि वो सर्पो प्लेनेट से आए हैं। इनकी जाति में सिर्फ मेल्स ही हैं, जो कि ये जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्लोन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ये भी इंसानों की तरह रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसीलिए ये इंसानों के ऑर्गन्स यानी बनाना चुराने यहाँ पर आए हैं। अब ये मोमो के साथ इंटरकोर्स करेंगे और फिर रिसर्च के लिए उसके ऑर्गन्स निकाल लेंगे। मोमो चिल्लाते हुए इनसे कहती है कि उसे जाने दे, लेकिन ये एलियंस अपनी साइकोकिनेसिस पावर का यूज करने लगते हैं ताकि मोमो हिप्नोटाइज हो जाए और इनकी बात माने। लेकिन मोमो दिमागी रूप से काफी मजबूत थी और उस पर इनकी पावर का ज्यादा असर नहीं होता। वो लोग अब एक्सपेरिमेंट शुरू करने वाले थे, लेकिन तभी मोमो का मोबाइल बजने लगता है। एक एलियन जब उस मोबाइल को उठाता है तो उसे जोर की लात पड़ती है और फिर उस मोबाइल में से एक भूत निकलकर बाहर आता है। ये भूत फिर उस एलियन को काट कर दूर फेंक देता है। ये भूत और कोई नहीं बल्कि ओकारून है, जिस पर टर्बो ग्रैनी का कर्स लग चुका है। ओकारून खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और ग्रैनी उसे पजेस कर लेती है। दूसरा एलियन बोलता है कि मोबाइल में से टेलीपोर्ट होने की टेक्नोलॉजी तो अभी हमारे पास भी नहीं है, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ या तो हमें अपना बनाना दे दो। एलियंस अब अपनी पावर का यूज करने लगते हैं, लेकिन ग्रैनी इतनी तेज थी कि उस पर एलियंस की शक्ति का असर ही नहीं होता और वो दूसरे एलियन को भी काट कर उसका बनाना निकाल लेती है। अब तीसरा एलियन अपने अटैक से ग्रैनी को दूर फेंक देता है और बोलता है कि उन्होंने इंसानों पर कभी हमला नहीं किया है, तो चुपचाप हमें अपना बनाना दे दो। ओकारून बोलता है कि उन्हें जो भी चाहिए वो देने को तैयार है। वो कितने टाइम से एलियंस को देखना चाहता था, क्योंकि उससे कभी कोई दोस्त नहीं बने। उसे लगता था कि कम से कम एलियंस तो उससे जरूर दोस्ती करेंगे, इसीलिए वो बचपन से ही आसमान में घूरता रहता था और सोचता था कि कोई एलियन उसके पास आ जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ओकारून को हमेशा दूसरे बच्चे बुली करते हैं और किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो जिंदा भी है या नहीं। लेकिन फिर मोमो उसकी हेल्प करने आई, इसीलिए वो मोमो को कुछ नहीं होने देगा। तो एलियंस को जो भी करना है ओकारून के साथ करे, लेकिन मोमो को जाने दे और उसके लिए वो मॉन्स्टर बनने को भी तैयार है। इतना कहकर ओकारून का कर्स फिर से उस पे हावी हो जाता है। मोमो भी चिल्लाती है कि इन्हें दिखा दो कि तुम असली मर्द हो। वो एलियन फिर से ओकारून पे अटैक करता है और ओकारून तुरंत ही हार मान लेता है। मोमो बोलती है कि ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। एलियन अब फिर से मोमो को हिप्नोटाइज करने लगता है और कहता है कि हमें मेल इंसानों से कोई मतलब नहीं है। मोमो को अब अपनी दादी का एक फ्लैशबैक याद आता है, जिसने वो मोमो को उसकी शक्ति बाहर निकालना सिखा रही थी ताकि वो हमेशा बुरी चीजों से खुद को बचा सके। लेकिन मोमो ये रिचुअल करने से मना कर देती है क्योंकि बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। मोमो ये कहते हुए भाग जाती है कि वो अपनी दादी से नफरत करती है और वो एक नकली स्पिरिट मीडियम है। मोमो अब सोचती है कि ये सब बातें उसे अब क्यों याद आ रही है। मोमो अब ध्यान लगाकर वही करती है जो उसकी दादी ने सिखाया था और अचानक उसके अंदर साइकिक पावर्स आ जाती हैं,
जिससे वो टेबल को तोड़कर आजाद हो जाती है, जो देख ओकारून भी चौंक जाता है। मोमो को खुद यकीन नहीं होता कि उसके अंदर साइकिक पावर्स थी। एलियंस की पावर भी मोमो की पावर के सामने कमजोर पड़ रही थी। मोमो अब समझ जाती है कि उसकी दादी सच में एक स्पिरिट मीडियम है। वो उन्हें थैंक यू बोलती है और उस तीसरे एलियन को एक जोरदार लात मारती है, जो कि इतनी पावरफुल थी कि वो एलियन यूएफओ को तोड़ते हुए बाहर जाके गिर पाए। और ये यूएफओ बाहर से देखने पर एक मून की तरह लग रहा था, लेकिन अब ये अपने असली रूप में आ जाता है और नीचे गिरने लगता है। मोमो देखती है कि ओकारून पूरी तरह से भूत बन गया था। वो मोमो को भी काटने आता है, लेकिन मोमो अपनी पावर से टर्बो ग्रैनी को ओकारून से अलग कर देती है। लेकिन ओकारून पर कर्ज अब भी लगा हुआ था। टर्बो ग्रैनी कहती है कि उसमें इस लड़के की दोनों गोटियां निकाल ली हैं और जब तक उसके पास गोटियां हैं ओकारून पर कर्ज लगा रहेगा। अगर ये ओकारून को कर्ज से मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो इन्हें ग्रैनी से उसी टनल में आकर लड़ना होगा। इतना कहकर टर्बो ग्रैनी गायब हो जाती है। यूएफओ अब उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग से टकरा के नीचे क्रैश हो जाता है, लेकिन मोमो ओकारून को लेते वहां से बाहर आ जाती है। दोनों अब गलत और सही साबित हो गए थे, क्योंकि एलियंस भी होते हैं और भूत भी। मोमो को एलियंस ने किडनैप किया और ओकारून को भूत ने कर्स लगा दिया। मोमो की साइकिक पावर की वजह से ओकारून अभी नॉर्मल है। अगर वो अपनी पावर हटा दे तो ओकारून वापस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। यह सुन अब ओकारून उस पैनल की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उस ग्रैनी को हराने पर ही उसे कर्स से मुक्ति मिल पाएगी। वो अपने कपड़े उतारकर मोमो को दे देता है ताकि उन्हें पहनकर वो अपने घर चली जाए। मोमो कहती है कि वो उसके साथ चलेगी उसकी हेल्प करने के लिए, जो सुन ओकारून कहता है कि वो उसकी मदद क्यों ही करेगी, वो बस एक लूजर है। मोमो उसके कपड़े वापस कर उसके साथ चलने लगती है। ओकारून बोलता है कि फिर भी ये कपड़े तो पहन ही लो, वरना वो ठीक से फोकस नहीं कर पाएगा। यह सुन मोमो के दिल में धक धक होने लगती है, क्योंकि केन पापापुरा ने भी एक बार ये लाइन मारी थी। वो अब सोचती है कि उसे तो इस लड़के का नाम तक नहीं पता। वो उसका नाम पूछती है और ओकारून बताता है कि उसका नाम है केन पापाकुरा, जो सुन मोमो के होश उड़ जाते हैं और उसके पीछे का यूएफओ ब्लास्ट हो जाता है। ओकारून का असली नाम केन ताकाकुरा है, जो कि मोमो के फेवरेट एक्टर का भी नाम है और जिसकी मोमो बहुत बड़ी दीवानी है। मोमो मना करती है कि तुम्हारा नाम केन ताकाकुरा नहीं हो सकता है, और ओकारून कहता है कि मानो या ना मानो यही मेरा नाम है। अब मोमो अपने कान बंद कर लेती है, जिससे ओकारून पर ग्रैनी का कर्ज बढ़ने लगता है और ग्रैनी बन के वो मोमो से कहता है कि मुझे अपना केला खिला दो। मोमो अपनी साइकिक पावर से ओकारून को उठा के दूर फेंक देती है और उसका कर्ज भी शांत कर देती है। मोमो कहती है कि हमें कुछ रूल्स सेट करने चाहिए, तुम अपना ये नाम कभी नहीं बोलोगे। मोमो कहती है कि तुम्हें ओकल्ट पसंद है, इसलिए वो उसे ओकारून कह के ही बुलाएगी और वो अपना असली नाम कभी मोमो के सामने नहीं बोलेगा। ओकारून के पास और कोई चॉइस नहीं थी, तो वो इसके लिए मान जाता है। मोमो उसे चिढ़ाती है कि शायद तुम्हें यह नया नाम पसंद आया, तुम्हारा चेहरा भी लाल हो रहा है, और ओकारून शर्मा के अपना मुंह फेर लेता है। ओकारून अब शर्म के मारे उसके सामने ही पाद देता है और मोमो उस पर चिल्लाने लगती है कि वो कितना गंदा है। अब ये लोग उस गुफा तक पहुंचे हैं उससे पहले ही सुबह हो जाती है, यानी कि टर्बो ग्रैनी अब बाहर नहीं आएगी, क्योंकि भूत तो रात में ही बाहर निकलते हैं। मोमो अब ओकारून को अपने घर चलने को बोलती है और इन कपड़ों ने वो भूत से ज्यादा डरावना लग रहा था। दोनों अब मोमो के घर के सामने पहुंच जाते हैं। मोमो बताती है कि उसकी दादी लड़कों के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। उन्होंने मोमो के एक्स बॉयफ्रेंड को लगभग मार ही दिया था। अब ओकारून जैसे ही गेट के अंदर कदम रखता है उसके शरीर में आग लग जाती है और वो जलने लगता है। ये देख मोमो अपनी पावर से ओकारून को उठाकर पास वाली नदी में फेंक देती है, जिससे वो बच जाता है। मोमो अब देखती है कि उसकी दादी ने गेट पर एक तालिस्मान लगाया हुआ था, जिससे बुरी शक्तियां उनके घर के अंदर नहीं आ सकती, और क्योंकि ओकारून शापित है तो उसे भी इसने रोक दिया। मोमो ओकारून को सॉरी कहती है कि उनके घर पर एक बैरियर लगा हुआ था। मोमो उस तालिस्मान को निकाल देती है
और ओकारुन को वापस अंदर आने को बोलती है। अगर उसमें आग लग गई तो मोमो उसे उठाकर वापस नदी में डाल देगी। ओकारुन डरते हुए गेट के अंदर आता है और इस बार उसे कुछ नहीं होता, पर वो कहता है कि उसके पूरे शरीर में गुदगुदी सी हो रही है। मोमो अब उसके बालों का मजाक उड़ाने लगती है, जो कि दादी अम्मा जैसे हो गए थे। अब घर के अंदर आकर मोमो अपनी दादी को आवाज लगाती है, पर वो शायद घर पर नहीं थी। मोमो अब ओकारुन को अपने कमरे में ले जाती है और उसे गेट के बाहर ही खड़े होने को बोलती है, क्योंकि उसे कपड़े बदलने थे। लेकिन जैसे ही ओकारुन गेट बंद करता है, उसका कर्ज हावी हो जाता है और वो दरवाजा खोल देता है, जिससे मोमो गुस्सा हो जाती है। वो उसका कर्ज गायब करती है और उसे पीछे मुड़ जाने को कहती है। कपड़े चेंज करने के बाद मोमो ओकारुन के लिए भी कपड़े लाती है, जो कि वैसे तो लड़कियों के कपड़े हैं, लेकिन फिलहाल काम चल जाएगा। अब मोमो ओकारुन से पूछती है कि तुम्हारा केला गायब हो चुका है ना? पर मोबरेनी ने कहा था कि उसने ओकारुन का केला चुरा लिया है, इसीलिए वो शापित है। ये सुन ओकारुन अपनी पैंट में चेक करता है और वहाँ सच में कुछ भी नहीं था। मोमो अब मजाक में कहती है कि उसे भी देखना है। ओकारुन उसे साफ मना कर देता है, जिस पर मोमो बोलती है कि जब वहाँ कुछ है ही नहीं तो दिखा देने कैसी शर्म। ओकारुन कहता है कि कुछ हो या ना हो, वो नहीं दिखाएगा। ओकारुन अब मोमो पर भड़कने लगता है कि ये उसी की गलती है। उसी में वो गुफा में जाने का चैलेंज दिया था, जिस पर मोमो कहती है कि अपनी फालतू कहानियां सुना में मेरे पास तुम आए थे। वो बड़बड़ कर रहा था, इसीलिए मोमो ने उससे शर्त लगाई, जिस पर ओकारुन बोलता है कि वो हमेशा से एक दोस्त चाहता है। तो जब मोमो उसके पास से गई तो ओकारुन ये मौका दलाना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसके पास बातें करने पहुंच गया। लेकिन आखिर में उन दोनों की दुनिया अलग है। उसके जैसा लल्लू कभी मोमो जैसी लड़की से दोस्ती नहीं कर सकता। वो बात ही मानता है कि उसकी वजह से मोमो इस झमेले में फंस गई। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मोमो उसे इग्नोर कर सकती है, जैसे वो उसे जानती ही नहीं। ये सुन मोमो बोलती है कि यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तू खुद से ही कुछ भी सोच लेते हो, इसीलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं, क्योंकि तुम खुद ही लोगों को अपने से दूर धकेलते हो। मोमो कहती है कि वो उसे इग्नोर नहीं करेगी। मोनो आपस में ओकाइक के बारे में बहुत बात करेंगे। यह सुनकर ओकारुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोमो से कहती है कि वो कुछ बोले, जिस पर ओकारुन कहता है कि तुम कितनी बदसूरत हो, सामने वाले के मुंह पर बेइज्जती कर देती हो। ये सुन मोमो भड़क जाती है और उससे लड़ने लगती है। तभी उनके घर की घंटी बज जाती है। ओकारुन कहता है कि तुम्हारी बाबी घर आ गई, जिस पर मोमो बोलती है कि उसने ये घंटी पहली बार सुनी है। उसके दादी ने बताया था कि उनके घर में 2 घंटियां हैं, एक इंसान के लिए और दूसरी बुरी आत्माओं के लिए, जो कि मोमो ने वो तालिस्मान मेन गेट से निकाल दिया था, तो कोई ब्रूट उनके घर तक आ गया है। ओकारुन बोलता है कि अब वो क्या करे, जिस पर मोमो कहती है कि वो इस तालिस्मान को वापस लगा देगी, जिससे ब्रूट जल जाएगा, जैसे ओकारुन जलने लगा था। ओकारुन कहता है कि ऐसे तो मैं भी जल जाऊंगा। तो मोमो बोलती है कि तुम कुछ देर गेट के बाहर चले जाओगे। वे दोनों अब पीछे के रास्ते से घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बाहर काले बादल छा गए थे, जैसे रात हो गई हो, और घर के चारों तरफ एक दीवार भी बन जाती है, यानी कि ये बाहर नहीं जा सकते। और मेन गेट भी दीवार के अंदर सील हो गया था। यहाँ काला धुआं फैल रहा था, जिससे मोमो की नाक से खून बहने लगा और ओकारुन की भी हालत खराब हो रही थी। और तभी इन दोनों को अपने ऊपर एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है, जो कहता है कि तुम बुरे लोग हो, तुमने वादा तोड़ दिया। इतना कहकर वो दोनों को एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन ये उसके सामने से हट जाते हैं। दोनों अब चिल्लाते हुए उससे दूर भागने लगते हैं और वो मॉन्स्टर कहता है कि मुझे अपना केला दे दो। ये दोनों घर के पीछे छुप जाते हैं और मोमो कहती है कि ये किस तरह का भूत है, जिस पर ओकारुन बोलता है कि ये भूत नहीं बल्कि एलियन है। इसके कॉलर से वो पहचान गया है कि वो एक फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर नाम का एलियन है। इन्हें सबसे पहले अमेरिका के फ्लैटवुड्स शहर में देखा गया था और जापान में ये यामानाशी में देखे गए हैं। ये एलियन 3 मीटर लंबे होने के लिए जाने जाते हैं। अब मोमो को ये समझ में नहीं आता कि भूत वाली धनपी एलियन में कैसे बदलाव भी। ओकारुन कहता है कि स्टडीज के हिसाब से जो लोग आत्माओं को देख सकते हैं वो यूएफओज भी देख पाते हैं। आसान शब्दों में ब्रूट और एलियंस में कुछ कॉमन जरूर होता होगा। मोमो कहते हैं कि ये एलियन उन कलबड़
वाले एलियंस का दोस्त है क्या? अगर इन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये इस काले धुएं पे ही मर जाएंगे, जो कि वो एलियन निकाल रहा था। मोमो अपनी साइकिक पावर का यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो ओकारून से फेस दबाए हुए है। ओकारून अब मोमो से कहता है तू कर्ज को आजाद कर दो, मैं उस एलियन से लड़ूंगा। मोमो कहती है कि तुम्हें अचानक क्या हो गया, जिस पर ओकारून बोलता है कि मुझे एलियन से डर नहीं लगता। मोमो को बस उसका फिजिकल पर्स आजाद करना है, जिससे ओकारून का मानसिक संतुलन बना रहे। वो एलियन अब इन्हें ढूंढ लेता है और इन्हें हिमसे भागना पड़ता है। मोमो कहती है कि वो अपनी पावर को अभी इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकती। ओकारून कहता है कि उसे ट्राई करना होगा। मोमो अब उसकी बात मान जाती है और ओकारून ग्रैनी वाले कर्स में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तभी एलियन इन पर एक बड़ा सा अटैक करता है, लेकिन अब ओकारून कर्स में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो मोमो को उठाकर अटैक से दूर ले जाता है। अब ओकारून बिल्कुल ही बदल जाता है और किसी एनीमे के हीरो की तरह बात करने लगता है। ठीक, ये पावर तो कमाई थी है, पर मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठंडा है और सब कंट्रोल में है। मोमो को समझ नहीं आता कि इसकी बोलचाल कैसे बदल गई। ओकारून माफी मांगता है कि सॉरी, मैं एक अजीब लड़का हूँ, जबकि टेन ताताकुड़ा की फेमस लाइन है। मोमो से लिफ्ट न बोलती है कि ये लाइन मारना बंद करो। वो एलियन इनके पास आकर ओकारून को अपने हाथों से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन ओकारून का शरीर अपने आप ही वहां से हट जाता है और अपने बांधफुल फ्रेल्स ने एलियन की उंगलियां हिट प्लाट भी थी। यही ग्रैनी की असली फादर है। ओकारून इतना तेज हो गया था कि मोमो को दिखाई नहीं, लेकिन फिर ओकारून अचानक ही खून की उल्टी कर देता है। वो एलियन फिर से ओकारून पर अटैक करता है और उसने कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो अपनी पावर से ओकारून को अपनी तरफ खींच लेती है। वो मोमो से माफी मांगता है कि तर्ज की पावर को उसकी बॉडी झेल नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के लाखों टुकड़े हो जाएंगे। इतनी स्पीड से इंसान का शरीर मूव नहीं कर सकता। पता नहीं वो अब इस एलियन को कैसे हरा पाएंगे। अब मोमो नोटिस करती है कि वो एलियन एक सूमो रेसलर की तरह लड़ रहा है, तो अगर इन्होंने उसके हाथों को जमीन से टच करवा दिया तो ये लोग जीत जाएंगे। अब उसके पैरों पर अटैक करने का सोचते हैं ताकि उसे गिरा सके। ओकारून वापस कर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दोनों उसके पैरों की तरफ भागने लगते हैं। ओकारून बिजली की रफ्तार से एलियन का एक पैर तोड़ देता है। मोमो भी अपनी पावर से उस एलियन को गिरा देती है और उसका एक हाथ जमीन को छूते ही खत्म हो जाता है। लेकिन वो एलियन अपने दो और पैर उड़ा लेता है और दूसरे हाथ से मोमो को उठाकर जोर से दीवार में मार देता है। लेकिन फिर भी मोमो ओकारून के कस को कंट्रोल में रखती है और एलियन को चीटर बुलाती है। वो एलियन अब बार बार मोमो को मारने लगता है, जिससे ओकारून को उसकी चिंता होने लगती है। वो मोमो से भीख मांगता है कि वो उसका तरस आजाद कर दे, वरना वो मर जाएगी। अब तक एलियन ने दीवार में काफी गहरा छेद कर दिया था। फसल में यह मोमो का प्लान था, क्योंकि टेक्निकली अब वो मेन गेट से बाहर है। मोमो अब ओकारून को अपने पास दब्बे में खींच लेती है और फिर उस तालिस्मान को वापस गेट पर लगा देती है, जिससे एलियन जल कर खत्म हो जाता है। ये दोनों अब वापस असली दुनिया में आ गए थे और सब नॉर्मल हो गया था। दोनों अब चैन की सांस लेते हैं, लेकिन ओकारून का तरस अब भी मोमो के बिना कंट्रोल में नहीं रहता। मोमो नोटिस करती है कि ओकारून की हेयर स्ट्रैंड भी थोड़ी बदल गई थी। अब काफी थकने की वजह से मोमो बेहोश हो जाती है और उसके बेहोश होते ही ओकारून का कस उसके हावी हो जाता है और वो पूरी तरह से टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद हम एक टीवी प्रोग्राम को देखते हैं जिसमें सेंटा डोडोरिया नाम की साइकिक आई होती है, जो कि यहाँ पर एक सेलिब्रिटी का चेहरा देख उसकी लाइफ के बारे में बताती है। जैसे कि उसकी एज 27 साल है, उसकी एक बीवी और बच्चा है और उसे करी पसंद है, लेकिन उसकी सारी बातें गलत निकलती हैं क्योंकि वो सेलिब्रिटी बताता है कि वो तो बस 20 साल का है। वो अब भी सिंगल है और उसे लामेन पसंद है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद यहाँ के मैनेजर सोच रहे थे कि ये साइडकिक इतनी गलत कैसे हो सकती है। और बच्चा भी उस सेलिब्रिटी को देखकर बता देगा कि वो 20 साल का है और उसके बीवी बच्चे होने का तो सवाल ही नहीं। वो साइकिक अब एक टैक्सी में बैठकर अपने घर जाने लगती है। टैक्सी ड्राइवर साइकिक को देखते ही पहचान जाता है कि ये तो सेंटा डोडोरिया है। इसने उसे टीवी पर देखा था
वो पूछता है कि जब उसके पास सच में साइकी फादर हैं। साइकिक ड्राइवर से कहती है कि कार रोक दो, उसे यहीं पर उतरना है। ड्राइवर को लगता है कि शायद वो उसकी बात सुनकर नाराज हो रही है, लेकिन वो उससे कहती है कि अगर मरना नहीं चाहते तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ। इधर ओकारुन टर्बो ग्रैनी में बदल गया है। ग्रैनी अब मोमो की टांग उठाकर उसे खाने ही वाली थी, लेकिन अचानक ही उसे एक कील आकर लगती है और वो नदी में जा गिरती है। ये अटैक उतनी साइकिक लेडी ने किया था और अब हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मोमो की दादी है और इसका असली नाम सेइको है। सेइको को लगा था कि उसकी पोती फिर से किसी आवारा लड़के को घर ले आई है, लेकिन ये तो एक मॉन्स्टर है। टर्बो ग्रैनी अब सेइको के सामने से गायब होकर इस पे पीछे से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास आते ही वो जल जाती है। सेइको बोलती है कि तुम तो सच में काफी तेज हो, लेकिन सेइको को लगा ही था कि ग्रैनी उस पर पीछे ने वार करेगी और उसमें ग्रैनी के लिए एक जाल बिछाया हुआ था जिसमें वो फंस गई है। ग्रैनी अपने आसपास एक सर्कल देखती है जिससे बाहर तमाम रखते ही वो जलने लगती है। सेइको बताती है कि अगर ब्रैगिंग ने वो लाइन क्रॉस की तो वो मर जाएगी क्योंकि उसमें सर्कल के बाहर एक बैरियर सेट कर दिया है। सेइको खुद भी एक सर्कल में खड़ी थी जिसके अंदर एक कील खुकी हुई थी। अगर कील को सर्कल के अंदर ठोका जाए तो अंदर एक बैरियर बन जाता है, लेकिन अगर कील सर्कल के बाहर खोकी जाए तो बाहर एक बैरियर बन जाता है। इसलिए ग्रैनी सेइको को छू तक नहीं पाई थी क्योंकि वो अपने बैरियर की प्रोटेक्शन में खड़ी थी। ग्रैनी अब सेइको को डराने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगी, तुम मुझे हमेशा कैद करके नहीं रख पाओगी। जिस पर सेइको कहती है कि वो उसे कैद करके रखना भी नहीं चाहती, वो तो उसे मारना चाहती है। इसके बाद सेइको अपने बैट से ग्रैनी की धुलाई करने लगती है और पेंसिल से उसके आसपास एक और सर्कल बना देती है। अब इतने से सर्कल में ग्रैनी की स्पीड भी किसी काम की नहीं है। ग्रैनी सेइको को खूसट पागल बुढ़िया बुलाती है, जिस पर सेइको कहती है कि एक बुढ़िया दूसरी बुढ़िया को खूसट बुला रही है, इससे तो मुझे गुस्सा आ गया। ग्रैनी अब सेइको से कहती है कि अगर तुमने मुझे जला दिया तो मेरे साथ वो लड़का भी मर जाएगा। जिस पर सेइको कहती है कि उसकी पोती को धोखा देने वाले सभी लोगों को वो मार देगी, भले ही वो इंसान ही क्यों ना हो। सेइको अब उस कील को सर्कल के बाहर से निकालकर सर्कल के अंदर ठोक देती है, जिस तक टर्बो ग्रैनी जल जाती है। इसके कुछ देर बाद मोमो अपने कमरे में जाती है। वो भागकर नीचे आती है तो देखती है कि उसकी दादी घर आ गई है और टीवी पर कार्टून देख रही है। सेइको मोमो से पूछती है कि क्या वो किसी भूतिया जगह पर गई थी, जिस पर मोमो बताती है कि वो नहीं, उसका एक दोस्त गया था जिस पर वहां कर्ज लग गया। पर सेइको तो मजे से टीवी देखकर हंस रही थी। मोमो सेइको से पूछती है कि वो लड़का कहाँ पर है, मोमो का उसके साथ रहना जरूरी है। सेइको बोलती है कि अगर तुम उस शैतानी आत्मा की बात कर रही हो तो उसे मैंने मार दिया। जो सुन मोमो चौंक जाती है और पूछती है कि क्या उसने चश्मा पहना था। सेइको अब मोमो को ताने मारती है कि तुम तो भूतों पर बिलीव नहीं करती थी ना, और मुझे एक ढोंगी स्पिरिट मीडियम बुलाती थी। मोमो कहती है कि ये बुढ़िया कब तक उस बात को लेकर बैठी रहेगी। मोमो अब अपना सिर झुका के सेइको से माफी मांगती है और पूछती है कि ओकारुन कहाँ पर है। सेइको अब बोलती है कि श्राइन में जाके देखो। जो सुन मोमो गुस्से में बोलती है, तो अगल बुढ़िया, अगर ओकारुन को कुछ हुआ होगा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मोमो दौड़कर श्राइन की तरफ जाने लगती है। उसे ओकारुन की याद आ रही थी कि वो तो बस मामूली ओकल्ट फैन था और दोस्त बनाना चाहता था। मैंने ही उसे उस भूतिया टनल में जाने को बोला। मोमो अब चिंता में श्राइन का दरवाजा खोलती है और देखती है कि ओकारुन तो मजे से चावल खा रहा था। मोमो को जिंदा देख ओकारुन को खुशी होती है। उसे तो लग रहा था कि टर्बो बनके उसने मोमो को मार दिया होगा। मोमो अब दरवाजा बंद करके चैन की सांस लेती है और बोलती है कि चश्मिश, तुम अब भी जिंदा हो। मोमो असल में ओकारुन के लिए बहुत डर गई थी। सेइको यहाँ आके बताती है कि जब तक
ओकारुन श्राइन के अंदर है वो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेगा वापस से वो मॉन्स्टर बन जाएगा। उसके मरने की खबर सुन के मोमो की हालत खराब हो गई थी। सेइको पूछती है कि क्या वो उस लड़के को पसंद करती है। मोमो कहती है कि बिल्कुल नहीं, टर्बो ग्रैनी ने इसका केला चुरा लिया है और जब तक उसके पास केला है इसका कर्ज नहीं हटेगा। इसकी जिम्मेदार मोमो है, इसीलिए वो उसकी मदद करना चाहती है। मोमो ये नहीं बताती है कि वो अब साइकिक पावर्स यूज कर सकती है। वो एक यूएफओ में फंस गई थी और वहां उसने अपनी पावर अनलॉक कर ली। ये सुन सेइको बोलती है कि यूएफओ जैसा कुछ नहीं होता। मोमो कहती है कि कल तक मैं भी यही बोला करती थी। सेइको अब बताती है कि टर्बो ग्रैनी बहुत खतरनाक है। पुराने समय में उसे 100 किलो की ग्रैनी भी कहा जाता था और उसने पूरे देश में डर फैलाया हुआ था। सेइको को जब पता चला कि ग्रैनी टनल में रहने लगी है तो वो उसे देखने गई थी, लेकिन वो टनल के करीब भी नहीं जा पाई क्योंकि उस जगह की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। सेइको अब लोकेशन बाउंड स्पिरिट्स के बारे में बताती है। ये वो स्पिरिट्स होती हैं जो कि एक ही लोकेशन पर रहती हैं और उस लोकेशन से उनका गहरा रिश्ता होता है, यानी कि वो अपने उस इलाके में सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। और ऐसी ही एक लोकेशन बाउंड स्पिरिट सेइको को उस टनल के अंदर मिली थी। इसका मतलब है कि टर्बो ग्रैनी और लोकेशन बाउंड स्पिरिट आपस में मिले हुए हैं और उनसे लड़ना नामुमकिन है। इसीलिए सेइको मोमो से कहती है कि इस लड़के को भूल जाओ और अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट जाओ। मोमो अब सोचती है कि उसकी जगह केन ताकाकुरा होता तो क्या करता। वो जब भी किसी फैसले को नहीं ले पाती तो वो केन ताकाकुरा की तरह सोचती है और अगर केन मोमो की जगह होता तो वो ओकारुन की मदद जरूर करता और मोमो भी यही करेगी। सेइको फिर से मोमो को चिढ़ाने लगती है कि पगली तुम्हें तो प्यार हो गया, जिस पर मोमो कहती है कि अरे मैं एक्टर केन ताकाकुरा की बात कर रही थी। सेइको अब कहती है कि ग्रैमी को हराना है तो उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलो। उसे अपनी स्पीड पर बहुत घमंड है। अगर तुम उसे पकड़म पकड़ाई का चैलेंज करोगी तो वो जरूर मान जाएगी। अब उस लोकेशन बेस्ड स्पिरिट का इलाका ये पूरा शहर है, तो इन्हें ग्रैनी को भगाते हुए शहर के बाहर लाना होगा, तब वो थोड़ी कमजोर हो पाएगी और फिर शायद तुम उसे हरा पाओगी। मोमो अब पूछती है कि जैसा बैरियर उन्होंने अपने घर पर लगाया हुआ है वैसा वो टनल के बाहर नहीं लगा सकते क्या। सेइको बताती है कि तालिस्मान को उनकी पावर उस जगह के देवता से मिलती है और हर जगह के देवता अलग अलग होते हैं। तो जैसे ही सेइको अपने शहर से बाहर जाएगी वो ये पावर्स यूज नहीं कर सकती, यानी कि ये शहर सेइको का इलाका है। इसीलिए ग्रैमी को हराने का एक ही रास्ता है, उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलना। अगर ओकारुन आज से ही ट्रेनिंग शुरू करे तो ग्रैनी जितना तेज तो भाग ही लेगा। ओकारुन बोलता है कि चलो किसी को तो याद आया कि मैं भी यहीं हूँ। मोमो कहती है कि ओकारुन में बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है और मोमो को हमेशा उसके पास रहना पड़ेगा, तभी उसका कर्ज कंट्रोल में होगा। जिस पर सेइको ओकारुन से कहती है कि मोमो को अपने कंधे पर उठा लेना। ओकारुन कहता है कि कर्ज मोड में भी उसकी ताकत बस डबल होती है, जिस पर सेइको बोलती है कि आज से ही जिम शुरू कर दो और हर एक्सरसाइज 100 बार करो। वहीं मोमो को भी अपनी साइकिक पावर बढ़ानी होगी। इसके अलावा सेइको उनकी और कोई हेल्प नहीं कर सकती। वो इन्हें सोने को बोलती है ताकि कल से ये ट्रेनिंग शुरू कर सके। इतना कह के वो चली जाती है। ओकारुन मोमो से कहता है कि तुम्हारी दादी तो बहुत जवान है। ओकारुन अब मोमो से माफी मांगता है कि उस एलियन की लड़ाई में वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया और मोमो को उसे बचाना पड़ा। अगली लड़ाई में वो जरूर मोमो को बचाएगा जिससे वो डिसअपॉइंट नहीं होगी। तो प्लीज मेरी दोस्त बनी रहो। मोमो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। जिस पर ओकारुन चिल्लाते हुए बोलता है कि तो फिर मेरे मुंह पर दरवाजा क्यों बंद किया था, और दोनों बहस करने लगते हैं। खैर इसके बाद ओकारुन श्राइन में ही सो जाता है
अगली सुबह सेइको टीवी पर न्यूज देख रही थी कि उस सेलिब्रिटी की पोल खुल गई है जिसके बारे में सेइको ने बताया था। वो सच में 27 साल का है और उसकी सच में शादी हो चुकी है। यानी कि सेइको ने उसके बारे में सब सही बताया था और सभी न्यूज चैनल पर उसकी ही खबर आ रही थी। मोमो अब ओकारुन के लिए चाय लेके जाती है, लेकिन ओकारुन को तो बहुत जोर से प्रेशर बन रहा था और उसे बाथरूम जाना था। लेकिन मोमो और ओकारुन के बीच अगर कोई दीवार या दरवाजा आता है तो उसकी पावर काम नहीं करती। यानी कि मोमो को ओकारुन को हगते हुए देखना पड़ेगा और वो दोनों ही ये नहीं चाहते। सेइको मोमो से पूछती है कि वो उसके कर्ज को कंट्रोल कैसे करती है, जिस पर मोमो बताती है कि उसे ओकारुन के आसपास एक ऑरा दिखाई देता है। जब वो उस ऑरा को अपने हाथों से दबाती है तो वो छोटा हो जाता है और इस तरह कर्ज काबू में रहता है। सभी ने किसी न किसी तरह का ऑरा होता है। वो पौधों और पत्थरों में भी ऑरा देखती है और उन्हीं ऑरा को पकड़कर वो इधर उधर कर सकती है, लेकिन सिर्फ एक छोटे एरिया में। मोमो आगे कहती है कि जब ये पावर उसके अंदर जागी थी तब ये कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, जैसे वो जो चाहे कर सकती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो बस छोटी मोटी चीजें ही हिला सकती है। सेइको अब मोमो को अपनी आंखें बंद करने को कहती है कि उसे सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि अपने दूसरे सेंसेस से भी ऑरा को फील करना चाहिए। मोमो ऐसा ट्राई करती है पर ओकारुन ट्रांसफॉर्म हो जाता रहे। ओकारुन कहता है कि अब उससे और नहीं रहा जाएगा और वो यहीं पे रायता फैला देगा। ओकारुन किसी दूसरे घर में ही घुसने लगता है तो मोमो उसमें मना करती है। फिर वो भागकर मोमो के घर में घुसता है और हल्का होने लगता है और मोमो को उसे हल्का होते देखना पड़ता है, जिस पर ओकारुन को बहुत शर्म आती है। वो कहता है कि उसे जल्द ही इस कर्ज से आजाद होना है। सेइको कहती है कि जब मोमो ने पावर अनलॉक की थी वही उसकी असली शक्ति है, लेकिन वो पावर अब सील हो गई है और मोमो को ट्रेनिंग के साथ अपनी पावर बढ़ानी होगी, जिसमें बहुत टाइम लगेगा। अब अचानक ही मोमो देखती है कि बाथरूम के अंदर टर्बो ग्रैनी आ गई थी, जिसने सेइको को फ्रीज कर दिया था और उसकी नाक से खून भी निकल रहा था। ग्रैनी मोमो से कहती है कि वो ओकारुन के थ्रू उससे बात कर रही है और उसका कर्ज वायरस की तरह है। जिस भी इंसान को ओकारुन ने देखा है, ग्रैनी उसे तुरंत ही मार सकती है, जैसे कि मोमो की दादी को। आज रात मोमो को ग्रैनी से मिलने उस टनल में आना होगा, नहीं तो वो ओकारुन के आसपास के सभी लोगों को मारना शुरू कर देगी। इसके बाद ग्रैनी चली जाती है और सब नॉर्मल हो जाता है। सेइको होश में आकर देखती है कि उनके घर का तालिस्मान भी जल गया था। मोमो उसे सब कुछ बताती है। अब रात को जाने से पहले सेइको इन दोनों को खास कपड़े पहनाती है जो कि बुरी आत्माओं से इनकी रक्षा करेंगे, लेकिन ये कपड़े थोड़े ओल्ड फैशन्ड है। सेइको मोमो को गले भी लगाती है और उससे कहती है कि अपना ख्याल रखना और जिंदा वापस आना। इसके बाद ये दोनों साइकिल से निकल पड़ते हैं, लेकिन फिर ये एक ट्रेन पकड़ लेते हैं क्योंकि साइकिल से टनल तक जाने में बहुत टाइम लगेगा। मोमो टर्बो ग्रैनी पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसने मोमो की दादी को मारने की धमकी दी थी और वो मार मार के उसका भरता बना देगी। इसके बाद मोमो ट्रेन में कपड़े बदलकर मॉडर्न कपड़े पहन लेती है और अब वो टर्बो ग्रैनी से लड़ने को तैयार थी।